नमस्कार। आज हम 1932 के पुणे समझौते पर एक नज़र डालेंगे, खासतौर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नज़रिए से। हमारे पास जो विश्लेषण है वो उनके विचारों की जो जटिलता है उसे सामने लाता है। कोशिश ये समझने की है कि दलित सशक्तिकरण पर उनकी सोच क्या थी और ये समझौता उसमें कहाँ फिट बैठता था या शायद नहीं बैठता था। ये कहानी सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान और स्वतंत्रता की लड़ाई की है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत अहम है कि अंबेडकर जी दलितों को महज हिंदू समाज का एक हिस्सा, मतलब शोषित हिस्सा ही नहीं, बल्कि एक अलग राजनीतिक समूह मानते थे, जिन्हें सदियों के दमन के बाद अपने एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज चाहिए थी, अपने अधिकार चाहिए थे। और यहीं से गांधी जी के साथ उनका जो मुख्य मतभेद था वो शुरू होता है। तो शुरुआत करते हैं। अंबेडकर की जो मूल मांग थी, पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। अंग्रेज सरकार का जो सांप्रदायिक पंचाट था, कम्युनल अवार्ड जिसे कहते हैं, जो अलग अलग समूहों को अलग चुनावी अधिकार देने का एक विवादास्पद प्रस्ताव था, उसने दलितों के लिए इसकी पेशकश की थी। अंबेडकर इसके इतने पुरजोर समर्थक क्यों थे? हाँ, देखिए यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अंबेडकर को ये डर था, बल्कि विश्वास था कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में, मतलब जहाँ सब मिलकर वोट करते हैं, वहाँ ऊंची जाति के हिंदुओं का ही दबदबा रहेगा और वो ऐसे दलित उम्मीदवार चुनवाएंगे जो दलितों के हितों के बजाय उनके प्रति, मतलब ऊंची जातियों के प्रति ज्यादा वफादार हों। अच्छा। जी, तो पृथक निर्वाचन जो था वो दलितों को ये आजादी देता कि वो अपने प्रतिनिधि सीधे खुद चुने, जिससे उनकी आवाज स्वतंत्र हो, असरदार हो। ये उनकी उस बड़ी सोच का हिस्सा था कि दलितों की हालत सुधारने के लिए सिर्फ कुछ सुधार काफी नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था में बदलाव चाहिए, कानूनी अधिकार चाहिए। लेकिन फिर पुणे समझौता हुआ, गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और इस समझौते ने पृथक निर्वाचन को रद्द कर दिया। अंबेडकर, जो इसके इतने सख्त खिलाफ थे, वो इसके लिए तैयार कैसे हुए? यहाँ बात वाकई थोड़ी पेचीदा हो जाती है। हाँ, ये एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण मोड़ था। गांधी जी के अनशन की वजह से सामाजिक और राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आप सोचिए, अंबेडकर पर एक तरफ अपनी कौम के भविष्य का सवाल था, दूसरी तरफ गांधी जी की जान का। उन्होंने बाद में ये साफ कहा भी कि ये समझौता उन्होंने गांधी जी की जान बचाने के लिए किया। ये दलितों के हितों के लिए कोई आदर्श स्थिति नहीं थी। इसे उन्होंने एक तरह से मजबूरी में लिया गया फैसला माना, एक कड़वा घूंट। तो मतलब दबाव काम कर गया, पृथक निर्वाचन तो हाथ से गया, पर समझौते में फिर मिला क्या? कुछ तो हासिल हुआ होगा। दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या काफी बढ़ाई गई। हाँ। प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। और केंद्रीय विधानमंडल में भी कुल सीटों का 18% आरक्षित हुआ। शिक्षा के लिए कुछ वित्तीय सहायता की भी बात हुई। वाह। तो ये कह सकते हैं तात्कालिक लाभ थे। अच्छा। जी। और अंबेडकर ने इन्हें पूरी तरह नकारा भी नहीं, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो संयुक्त निर्वाचन का जो तरीका अपनाया गया, उसको उन्होंने दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति को कमजोर करने वाला माना। उनके लिए लक्ष्य सिर्फ सीटें पाना नहीं था, बल्कि वास्तविक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना था। और यहीं पर, इसी बिंदु पर गांधी जी से उनका मतभेद एकदम साफ नजर आता है ना। बिल्कुल। गांधी जी दलितों को हिंदू समाज का ही एक अभिन्न अंग मानते थे और वो समाज सुधार की बात करते थे, जबकि अंबेडकर उनके लिए एक अलग पहचान, एक स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार चाहते थे। तभी तो अंबेडकर ने गांधी जी के अनशन को नैतिक दबाव, या यूं कहें कि एक तरह का इमोशनल कोअर्जन तक कहा। जी बिल्कुल। अंबेडकर का यही मानना था कि पुणे समझौते से अल्पकालिक लाभ, जैसे सीटें बढ़ना, तो मिला, पर लंबे समय में इसने दलितों की जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी, जो उनकी मोलभाव करने की शक्ति थी, उसको सीमित कर दिया। और इसीलिए उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में आप देखिए, संविधान निर्माण में उन्होंने आरक्षण जैसे सुरक्षात्मक प्रावधानों को शामिल करवाया, फिर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जैसे स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए, दलित अधिकारों को मजबूत करने की कोशिश जारी रखी। यहाँ तक कि उनका जो 1956 में बौद्ध धर्म अपनाना था, उसे भी कहीं ना कहीं हिंदू समाज में सुधार की जो धीमी गति थी और पुणे समझौते की जो सीमाएं थी, उससे उपजी निराशा के तौर पर देखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या निकालें? डॉक्टर अंबेडकर का पुणे समझौते पर जो रुख था वो व्यावहारिक जरूर था, शायद मजबूरी का था, लेकिन आलोचनात्मक भी था।
उन्होंने इसे एक आंशिक जीत माना जो मजबूरी में स्वीकार करनी पड़ी, पर उनका जो मुख्य जोर था वो हमेशा दलितों की स्वतंत्र पहचान, उनकी अपनी राजनीतिक शक्ति और सामाजिक समानता पर ही बना रहा। और ये बात आज भी हमें सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है ना, कि ऐतिहासिक रूप से जो समुदाय हाशिए पर रखे गए हैं, उनके लिए सच्ची राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रभावी प्रतिनिधित्व के वास्तविक मायने क्या हैं? कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिनिधित्व केवल संख्या में न हो, बल्कि आवाज की ताकत में भी झलके? ये एक बड़ा सवाल है।